बोलो बात क्लियर है? ठीक है, बच्चे से पूछता है, माना ये सारी किसकी कंसेप्ट नहीं पढ़ने की गलती है। ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, एनसीईआरटी पागल बनाएगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सब, उसको बोलना बस कर रहे, नखरे ना दिखा, ये सब पहले देख चुका। कहाँ? फ्लैश एकेडमी में। नहीं आ रहा बात समझ? ओनली एक्सक्लूसिव ऑन फ्लैश एकेडमी। काट देना एडिटर। तो हम बढ़ने जा रहे हैं डोज नंबर 4 की तरफ। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पार्ट 1 देखने जा रहे हैं इस डोज का। इस पार्ट 1 को हम लोग एक लाइन से शुरू करेंगे। ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, या रिड्यूसर, या रिड्यूसिंग इन नेचर। नया टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है इसको, यहीं के यहीं याद करके ख़त्म कर लेना, घर पे जाके ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। मर गया? ध्यान देना। ऑल मेटल्स आर ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। मैं इस नतीजे पे कैसे पहुंचा जरा समझना। जैसे सपोज मैंने एक सोडियम मेटल का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, ये सोडियम मेटल क्या करता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन ले रही है वो कोई मेटल नहीं है। मेटल का काम ही क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। इसको ज़्यादा मोह नहीं होता अपने इलेक्ट्रॉन, सोचता नहीं है ज़्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। और वही नॉन मेटल कैसी होगी? लालची होगी, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। बोलती है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है। और मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। चलो, बेचारा मासूम है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ही था उसके पास, ठीक है, वैलेंस शेल में। अब देखो, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या है ये? ऑक्सीडेशन। और ऐसा अचानक से नहीं होता। आप सोच रहे होगे कि कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल बताओ, नहीं होगा। रिडक्शन का एग्जाम्पल बताओ, नहीं होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक साथ एग्जाम्पल बताओ, होगा। कभी अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होता, कभी अकेला रिडक्शन नहीं होता। ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी जरूर होगा। एक सिक्के के दो पहलू। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर एक राम है तो दूसरा रावण भी जरूर होगा। इस टाइप का बात है, मतलब यिन यान वाली बात है। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? अगर एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साइमल्टेनियसली वहां पर क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। तो कहीं पर अगर हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखी है, मतलब वहां पर कोई ना कोई रिडक्शन जरूर हो रहा होगा। प्लास्टिक खाने वाली लड़की, मैंने बोला मेटल ऑक्सीडाइज होकर के इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये तभी होता है जब कोई यहाँ नॉन मेटल इसके कॉन्टैक्ट में आती है। नॉन मेटल के कॉन्टैक्ट में आती, जैसे Cl- हो गए, पागल हो जाएगा, ठीक है। ये सोचेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन कट गया इसका, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेके नॉन मेटल एनायन बन के चली जाएगी, लेकिन Na+ और Cl- बन के थोड़ी देर के लिए बॉन्ड बना रहता है, ठीक है। लेकिन पानी में डाल दो तो ये जालिम पानी उन्हें क्या करता है? दोनों को अलग कर देता है, एक्वस में बदल देता है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आ रही बात? इस बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक आयनिक बॉन्ड में चर्चा करेंगे डिटेल में। फिलहाल Na जो है ऑक्सीडाइज होकर के Na+ और इलेक्ट्रॉन दे देता है,
और जो खुद को करते हैं ऑक्सीडाइज वो दूसरे को करेंगे रिड्यूस, यानी Na क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं इस नतीजे पे कैसे पहुंचा, ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, क्योंकि सारे मेटल की आदत है ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये लोग कैसे काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। बात पक्की, छापो। हो गया लड़कों यहां तक, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं रिड्यूसिंग पावर कैसे दिखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, रिड्यूसिंग पावर, कौन कितने अच्छे से रिड्यूस करेगा। मैंने ये बात तो कर ली कि मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसर होते हैं, लेकिन कौन कैसा रिड्यूसर है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है किसकी रिड्यूसिंग पावर कम है, ये कैसे पता चलेगा? कौन सा सीरीज? इलेक्ट्रो क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाँ यस, उससे भी पता लग सकता है। और कुछ? अच्छा, मेटल है तो मेटल की एक सबसे खूबसूरत और इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देना। और इलेक्ट्रॉन देने वाली प्रॉपर्टी को हमने क्या पढ़ रखा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी। तो दो चीजें हैं, रिड्यूसिंग पावर दो तरीके से देखा जाता है। एक तो देखा जाता है एट गैसियस स्टेट, और दूसरा इन एक्वस मीडियम, दूसरा एक्वस मीडियम। बोलो बात समझ में आ रहा है? एक तो किस में बेटा, गैसियस स्टेट में, और दूसरा किस में बेटा, एक्वस मीडियम। बोलो बात समझ में आ रहा है? गैसियस स्टेट में जब मुझे देखना होगा तो क्या देखते हैं बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या देखते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, किसी मेटल की आईपी ज़्यादा है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी मेटल ढीठ नालायक टाइप का है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। नखरे क्यों करता है इलेक्ट्रॉन देने में, मेटल को जमता नहीं, क्योंकि उसकी आईपी ज़्यादा है। उसकी आईपी क्या है, ज़्यादा है। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो आईपी का ज़्यादा होना मेटल के लिए अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात। यानी मैं बोल सकता हूँ रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। पक्की बात? सबको समझ में आया? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा ठीक है, समझ गया। एक्वस मीडियम है तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं बेटा एसआरपी। एसआरपी मतलब समझते हो, स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। ये वाला पूरा टॉपिक ना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग इनऑर्गेनिक वाला पार्ट इसका कर लेते हैं। एक तो हमने क्या देखा बेटा, एसआरपी। क्या देख रहे हैं हम लोग, एसआरपी, ठीक है। अब एसआरपी के बेसिस पे कैसे देखते हैं, जरा उस चीज को जान लो, ठीक। रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, रिड्यूसिंग है तो एसओपी देखना, और ऑक्सीडाइजिंग पावर रहेगा तो एसआरपी देखोगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? हूँ हाँ करो, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर बाद इसको समझाऊंगा कैसे देखते हैं, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग पावर देखना है, क्या देखना है बेटा, रिड्यूसिंग पावर देखना है तो एसआरपी देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो कब, एक्वस मीडियम में। कब बेटा, एक्वस मीडियम में। और जब कुछ ना कहे, जब कुछ ना कहे, आप धर्म संकट में फंस जाओ कि मीडियम तो दिया ही नहीं है मास्टर, ना गैसियस स्टेट दिया है ना एक्वस मीडियम दिया है, तो हे पार्थ आपको क्या मानना पड़ेगा कि वहाँ पर मीडियम कैसा है, एक्वस है, पानी ही पानी है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस जगह में पानी मानते हुए खुद को एक्वामैन समझ लेना और क्या कर लेना, एसआरपी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि ये एसआरपी क्या चीज़ है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये टॉपिक लिख लेंगे सब लोग।
चलो इधर देखो, जैसे मुझे रिड्यूसिंग पावर बताना है, क्या बताना है बेटा? रिड्यूसिंग पावर किसका? लिथियम ली ना की रब से, ठीक है। ये हमारे पास मेटल्स है, बोलो है, ठीक है। मेटल्स की बात करेंगे और गैसियस स्टेट दिया हुआ है। टॉप टू बॉटम में अगर जाता हूँ तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो रिड्यूसिंग पावर गैसियस मीडियम में क्या होगा? लगातार बढ़ेगा। लगातार गैसियस मीडियम में रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। बोलो बात पक्की? छापो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर रहे हो ना तुम लोग को? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निधि बताना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है ले के बांसुरी काना मजे से आला मंजन। अच्छा, मंजन करने के लिए क्या चाहिए? पानी। मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें बंदरी सुंदरी प्यार भरी। बोलो बात क्लियर है? फिर इसके बाद क्या था? हाइड्रोजन का छापा किसके साथ था? यू जी जी टी यू के साथ। बोलो यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पक्की बात है? सभी को याद है ना? कितने लोगों को याद नहीं है? लिखेंगे इन एक्वस कंडीशन। एक्वस कंडीशन देखो, कोई मेटल क्या है बेटा? बहुत हार्ड यानी सॉलिड है। बोलो है कि नहीं? अब किसी मेटल सॉलिड को मैं अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी राजनंदिनी, उसका नाम होता है सब्लिमेशन एनर्जी। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। मेटल गैस है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसको अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है बेटा? आइसोलेटेड गैसियस कैटायन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? आइसोलेटेड गैसियस कैटायन में चेंज करना है। तो इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो है आयनाइजेशन एनर्जी। बोलो बात क्लियर है? अब इस आइसोलेटेड गैसियस कैटायन को अगर मैं पानी में घोल करके एक्वस कंडीशन में चेंज करूं, किस में चेंज करूं? एक्वस कंडीशन में चेंज करूं, तो जो एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो बात क्लियर? तो इनमें एंथैल्पी में चेंज हुआ होगा। सपोज इस प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी में चेंज है, डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी। इस प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी में चेंज है, डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी। और इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वो होगा डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो अब एसआरपी की जो वैल्यू होगी वो होगा डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी। ये क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक है, गिवन एनर्जी, प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक है। ठीक है। अच्छा, टिश्या बताएगी डेल्टा एच। अरे बताना पड़ेगा इधर, माई क्लास माई रूल्स। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है। डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अरे यार तेरा नाम टिश्या है क्या? अभी वो फोटो डिलीट करने के चक्कर में डांट खाने वाली थी, मस्त वाला। पूरा माहौल खराब कर दिया तुम लोग। मजे लेने नहीं आता तुम लोग, नलायक को। मैं डांटने वाला था उसको, 10 मिनट का टाइम पास। क्यों? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा बताओ? नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? बोलो नेगेटिव होगा। तो यहाँ डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा बेटा? नेगेटिव। ये वाला पार्ट क्या है? एंडो। और ये वाला पार्ट क्या है? एक्सो। ठीक है। फॉर
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होने के लिए क्या होने के लिए बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होने के लिए एंडो वाले पार्ट को ज्यादा होना चाहिए कि एक्सो वाला, आप देख के बताओ कौन सा पार्ट ज्यादा है, एंडो की एक्सो? एंडो, बिल्कुल गलत, एक्सो वाला पार्ट ज्यादा है। कैसे? ये 20 है और ये 100, कितना हुआ? 120, वो 2000, नहीं समझे? यानी कि एसआरपी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होने के लिए एक्सो वाले पार्ट को मुझे ज्यादा करना पड़ेगा और एंडो वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ताकि एसआरपी की वैल्यू नेगेटिव हो सके। और नेगेटिव वैल्यू कम है एसआरपी में, अगर कम है रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस हुआ नहीं हुआ? यस सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से मेरे को बताना, हाइट सब्लिमेशन एनर्जी को क्या होना चाहिए, लो या हाई? लो, लो सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ गया। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? इसमें मेरा क्या फायदा, इससे मुझे क्या मिलेगा? आयनाइजेशन एनर्जी लो करना पड़ेगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, समझ गया। हाइड्रेशन एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? हाई करना पड़ेगा, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। माना ये सारी किसकी? हाई हाइड्रेशन एनर्जी की गलती है। नहीं आ रहा बात समझ? पक्की बात है यहां तक? तो फेवरेबल कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर क्या होगा? लो सब्लिमेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। नहीं आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है क्या? yes, पक्की बात है? yes, सच बताओ। yes, कसम से? yes, तुम्हारी कसम? कैसे बबुआ? आ गया पूरा, बुझा गया क्या? ठीक, एकदम से आ गया क्या? ठीक, लिख लो। तो यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, एसआरपी इक्वल्स टू क्या लिखा था? सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। रोज नंबर 4 यही पढ़ रहे थे। नाम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, हूँ हाँ? यस सर। यहां पर मैंने सबसे पहले पार्ट 1 आपको पढ़ा रहा था। पार्ट 1 में सबसे पहले एक पंचलाइन मैंने लिखा, क्या लिखा? ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर। क्यों रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं? क्योंकि कोई भी मेटल आसानी से ऑक्सीडाइज होकर के इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जो खुद को करेंगे ऑक्सीडाइज, वो दूसरों को करेंगे रिड्यूस। तो ये लोग क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हमको अगर क्या देखना है, हमको देखना है रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग नेचर। तो ये दो तरीके से देख सकते थे अपन, ठीक है। रोना नहीं बेटा, इधर ध्यान। पहला होता है एट गैसियस स्टेट। इस कंडीशन में आरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। बोलो क्लियर है? जैसे ली, ना, की, रब, से। क्लियर है? टॉप टू बॉटम जा रहा है, आईपी कम हो रही है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी। यानी गैसियस स्टेट में कौन दमदार है? सीजियम दमदार है। ये मैंने आपको बता रखा। बोलो बताया हूँ? पक्की बात है? ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया था? एट एक्वस कंडीशन। एक्वस कंडीशन है तो रिड्यूसिंग पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एसआरपी के। रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एसआरपी के। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, एसआरपी के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक। इस कंडीशन में एसआरपी कैसे देखा जाता है? एसआरपी इक्वल्स टू क्या था? सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी माइनस, सॉरी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो यही था। ये एसआरपी देखने का तरीका हुआ। और उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था आपको? ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, लो
सब्लिमेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इतनी बातें बता रखा हूँ? पक्की बात है? सबको समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब कुछ नहीं बोला जाता तब क्या किया जाता है? जब कुछ ना कहे तो एक्वस मीडियम मानते हुए चलना है। ठीक, चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। लेके बांसुरी काना मजे से आला। ठीक है, फिर क्या बोलना है? मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। फिर क्या है? हाइड्रोजन का छापा, UGGTU के साथ। क्लियर है? हूँ हाँ। तो ये हो जाएगा ले के बांसुरी काना मजे से आला। ठीक है, फिर क्या है? मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। बोलो यही है। हाइड्रोजन का क्या है? छापा है, किसके साथ? UGGTU के साथ। समझ में आ रही बात? छापो। चलो हो गया यहां तक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो गया। पूनम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो गया? ठीक, चलो बताओ मेरे साथ साथ बोलो। ले के बांसुरी काना मजे से आला। बोलो यही है। मन जन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। बोलो क्लियर है? ठीक है, हाइड्रोजन का छापा। अब देखो फर्स्ट मेटल की बात करूंगा, एसआरपी के बेसिस पे जमाता हूं। लिथियम है, फिर लिथियम से अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है ना, ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हाइड्रोजन का छापा, बोलो है UGGTU के साथ। ऊपर से नीचे आओगे, बेस की तरफ जाते हो तो रूट की तरफ जाते हो तो एसआरपी बढ़ेगा। रूट की तरफ जाओगे तो एसआरपी बढ़ेगा। ऊपर की तरफ जाते हैं तो एसओपी बढ़ेगा। एक याद रखो, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। नीचे की तरफ जा रहे हैं एसआरपी बढ़ेगा। अच्छा, सबसे कम एसआरपी किसका है? लिथियम। इससे ज्यादा ली है ना। फिर कौन आता है बेटा? पोटेशियम है। कौन है बेटा? पोटेशियम। फिर कौन है? सोडियम। ली है ना, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे जमाओ तो लिथियम का सबसे कम, लेके फिर पोटेशियम है, फिर कौन है? सोडियम है। बोलो है? ठीक है, लेके बांसुरी, हाँ, ली ना की रब और से, रुबिडियम और सीजियम बच रहा है। तो देखो ऑर्डर देख लेते हैं। एसआरपी की बात करूंगा, लिथियम का सबसे कम, फिर कौन है? पोटेशियम, और पोटेशियम से ज्यादा कौन है? सोडियम। पोटेशियम से ज्यादा कौन है? सोडियम। रुबिडियम सीजियम इनके बीच में आते हैं। रुबिडियम और सीजियम का एसआरपी वैल्यू लगभग बराबर रहता है, ये लोग बीचों बीच आते हैं। क्लियर है? अब यहां से यहां जा रहा हूं तो एसआरपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बोलो इंक्रीज हो रहा है। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? रिड्यूसिंग पावर क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। बोलो होगा? तो ये मेरे पास एसआरपी का ऑर्डर है। अब रिड्यूसिंग पावर होगा लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम बराबर, और सबसे कम होगा बेटा कौन? सोडियम। ये आरपी का ऑर्डर है ना। एट एक्वस कंडीशन चल रहा है खेल। तो एक्वस कंडीशन में कौन विनर चिकन डिनर करेगा? लिथियम। कौन करेगा? लिथियम। लिथियम क्या है बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसर है। लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसर है एक्वस मीडियम में। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। और जबकि आप देख रहे होंगे किसमें बेटा? गैसियस स्टेट में सीजियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसर है। बोलो है कि नहीं?
तो वक्त वक्त की बात है, जो कभी बहुत कम हुआ करता था, ठीक है, वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और जो बहुत ज्यादा हुआ करता था वो क्या हो गया, कम हो गया। बोलो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट डे के लिए बात चल रही है, किसके लिए बात चल रही है, फर्स्ट डे के लिए। सेकेंड डे की अगर बात करूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एसआरपी के बेसिस पे जब आते हैं, लेके बांसुरी काना मजे से आला मंजन कर, है ना। हमारे पास सेकेंड डे होता है बेचारी मुर्गी का सर बड़ा, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आओ, तो सबसे कम किसका है, बेरिलियम, ठीक है, बेचारी मुर्गी का सर, ठीक है, ये एसआरपी का ऑर्डर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये बात पता चली, बोलो पता चल गई क्या, बेचारी मुर्गी का सर बड़ा, बेरियम का सबसे ज्यादा है, ठीक है, फिर कहाँ है बेटा, बेरियम का सबसे कम है, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से भी ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा नहीं है अननेसेसरी कुछ मेटल्स को, लेकिन उनका जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, जैसे रुबिडियम, सीजियम और बेरिलियम, ठीक है। चलो अब यहां से यहां जा रहे हैं, है ना, एसआरपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोलो होगा नहीं होगा, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, ये आरपी का ऑर्डर है। बोलो समझ में आया क्या, यानी सेकेंड डे में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसर कौन है, बेरियम। कौन है बेटा, बेरियम, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ, क्लियर है यहाँ तक, मैक्सिमम आरपी इन फर्स्ट डे, मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर इन फर्स्ट डे एट गैसियस स्टेट, कौन होगा, सीजियम, एट एक्वस कंडीशन, कौन होगा, लिथियम। छाप चलो हो गया। यहाँ पर टीवीएफ चैनल का FIII भरना फेल हो गया, 3 4 3 2 3, ठीक है। ये जुगाड़ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, किस चीज़ के लिए है ये, ठीक है, कौन कौन से हैलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करते, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ जाओ, पार्ट 2, all non-metals are oxidizing in nature। क्लियर है। देखो क्लोरीन है, सपोज एक नॉन मेटल है, कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ठूस करके Cl माइनस में बदलता है, किस में बदलता है, Cl माइनस में, ठीक है, Cl माइनस में बदल रहा है, ठीक है। तो देखो इसका क्या हो रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन, ये क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन, हाई से लो में जा रहा है, तो खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस, और जो खुद को करते हैं रिड्यूस वो दूसरे को करते हैं ऑक्सीडाइज, यानी ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर है। तो सारे नॉन मेटल किस नेचर के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, ऑक्सीडाइजर टाइप के होते हैं। बोलो बात क्लियर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर is directly proportional to SOP, inversely proportional is directly proportional to SRP, inversely proportional to SOP। क्लियर है, समझ में आया क्या, ठीक। अरे उसी का उल्टा किया यार, रिड्यूसिंग पावर के लिए जस्ट ऑपोजिट कर दिया। रिड्यूसिंग पावर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो बात को समझना, लिखना मत, लिखने का टाइम दूंगा। क्लोरीन जो क्लोरीन गैस, बोलो है, क्लोरीन गैस को सबसे पहले आइसोलेटेड गैसियस एटम में बदलना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। यहां पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, बोलो है। मेरे को अगर इन दोनों को सिंगल करना है, इस बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है, तो बोलना दो, गलत है बगल में पूछ। अच्छा वो एंडो गलत हो गया तो एक्सो ही होगा, जाहिर सी बात है।
ठीक है राजनंदिनी, बॉन्ड जब भी बनता है ना बेटा सही में एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? एनर्जी, बोलना, नाराज हो गई रे एकदम। ठीक है एनर्जी क्या होता है बेटा? रिलीज होता है। और जब बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो मेरे को एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक, चलो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। और बॉन्ड का डिसोसिएशन क्या होता है? एंडोथर्मिक। बोलो होता है नहीं होता है? अब देखो ये क्लोरीन क्लोरीन जब बॉन्ड बने होंगे तो जाहिर सी बात है एनर्जी क्या हुई होगी? रिलीज हुई। एनर्जी क्या हुई होगी? उठा फेंक तो एनर्जी क्या हुई होगी? रिलीज हुई। और इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज ये बॉन्ड एनर्जी रिलीज हुई होगी 100 जूल। कितना? 100 जूल। सपोज मैं 20 जूल दूंगा, कुछ होगा क्या? 30 जूल दूंगा, कुछ होगा क्या? 50 जूल दूंगा, कुछ होगा क्या? 90 जूल में कुछ होगा क्या? 99 जूल, 99.9, 99.99, 99.99 पावर हाउस तक लिखने चले जाओ तब भी कुछ नहीं होगा। 100 जूल दिया से हेडशॉट टूट जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा क्या? समझ में आया ना? यानी कि 100 जूल तक एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी और इस एनर्जी को बोलेंगे बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी। ठीक है, 2 क्लोरीन के लिए 100 जूल दे रहा हूं एनर्जी, तो एक के लिए कितना होगा? 50। समझ रहे हो हिसाब किताब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 2 क्लोरीन के लिए 100 जूल एनर्जी दी गई तो एक क्लोरीन एटम के लिए कितना होगा? 50। तो बॉन्ड ये एक 2 क्लोरीन एटम है तो इसको तोड़ करके सिंगल करना है तो हाफ बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि गिवन एनर्जी है तो प्लस किया, तो ये किस में बदल जाएगा? Cl गैस में बदल जाएगा। बोलो किस में बदल जाएगा? Cl गैस में बदल जाएगा। ध्यान नहीं है बच्चों का क्लास में। अब देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन खिलाना है तो एक इलेक्ट्रॉन खिलाने पे जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते ही Cl माइनस गैस में बदल जाएगा। आइसोलेटेड गैसियस एनायन, एटम नहीं एनायन बन गया। ठीक है, अब आइसोलेटेड गैसियस एनायन को मैं एक्वस मीडियम में ले जाऊं। कहाँ ले जाऊं बेटा? एक्वस मीडियम में, और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट करूं तो एक्वस मीडियम में घोलने पे हमेशा जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं क्या बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। ये रिलीज एनर्जी है तो इसको माइनस में लिख रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एसआरपी। क्लोरीन है, मैंने बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी दिया तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में ये बदल गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी, इसलिए इसको मैं माइनस से दिखा रहा हूँ। Cl माइनस बन जाएगा। Cl माइनस को पानी में घोलूंगा तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी तो ये Cl माइनस एक्वस में बदल जाएगा। अब देखो एसओपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी माइनस Ea माइनस He, माइनस साइन कॉमन निकाला तो Ea प्लस He। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब ये वाला पार्ट एक्सो है और ये वाला पार्ट क्या है बेटा? एंडो है। फेवरेबल कंडीशन होने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होने के लिए हमें एसओपी की वैल्यू को कम करनी पड़ेगी। कम करनी पड़ेगी मतलब मोर नेगेटिव करना पड़ेगा, और मोर नेगेटिव तभी होगा जब ये एक्सो वाला पार्ट क्या हो? ज्यादा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? लो बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और हाई क्या होना चाहिए बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो सबको समझ में आया क्या? पक्की बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? छापो मिंकी। चलो हो गया यहां तक? क्लियर है? आगे बढ़ रहे। आगे हम लोग देखेंगे। देखो हुआ क्या, नॉन मेटल X2 टाइप का कोई नॉन मेटल था, हमने पहले हाफ बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी दी। बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी X2 को दिया गया तो ये X गैस में बदला, यानी बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी किसके कोरेस्पॉन्डिंग है? X2 के। राजनंदिनी, X गैस को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये X माइनस गैस में बदल जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूँ तो। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मैं देखूंगा किसके लिए बेटा? X के लिए। किसके लिए बेटा? X गैस के लिए। ठीक है, X माइनस को अगर मैं एक्वस में घोल देता हूँ, पानी में घोल देता हूँ, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर मैं पूछूंगा तो किसके लिए पूछूंगा? X माइनस गैस के लिए। समझ में आ रही बात? अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ ये जरा देखते हैं। ठीक है, फॉर हेलोजेंस
देखो हेलोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोजन फैमिली ना हर जगह जहां पे भी आएगा वहां आपको मान के चलना है कि चेतावनी खतरनाक है, ठीक है। हेलोजन फैमिली से बहुत सारे ऑर्डर है, जैसे आपने ये में ऑर्डर देखा, ये का ऑर्डर देखा ना, ये के ऑर्डर में सबसे ज्यादा ये किसका था, क्लोरीन, फिर किसका आया था, फ्लोरीन, फिर किसका आया था, ब्रोमीन, फिर किसका आया था, आयोडीन। एक तो यहाँ चेंज आया, उसके बाद अभी मैं यहाँ रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडाइजर पावर का बताऊंगा। फिर ऐसे ही ऑर्गेनिक में RX एल्किल हैलाइड है, एल्किल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी, क्लोराइड की रिएक्टिविटी, ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी, आयोडाइड की एक्टिविटी, ठीक है, फ्री रेडिकल है। ऐसे करके आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे किसके, हेलोजन से रिलेटेड। तो कॉपी में एक पेज हमेशा खाली रखना, फॉर हेलोजन लिख देना आज। और हेलोजन से, ऐसा मैंने पिछले साल के बच्चों को भी बोला था लेकिन वो नालायक लोग करते नहीं। हेलोजन से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर पूरे सेशन में आने वाले हैं आपको उनको अपनी कॉपी में लिखना है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका काम है। ये हेलोजन फैमिली से क्वेश्चन तो पक्के से आएगा, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, और ऑर्डर वाला आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा हेलोजन फैमिली से, EA, दूसरा क्या देखा, EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और तीसरा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। हेलोजन्स के लिए अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं तो हाइड्रोजन का क्या होता है, छापा, किसके साथ, UGGTU के साथ, बोलो बात क्लियर है। सबसे नीचे होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन आता है यहाँ पर, फिर एक को छोड़ दो, फिर आता है कौन बेटा, आयोडीन, ठीक है। इस टाइप से अरेंजमेंट होता है हेलोजन्स का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ऊपर से नीचे आते हैं, SRP क्या होता है, बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाऊंगा तो SOP क्या होगा, बढ़ेगा। तो SOP किसका ज़्यादा है, SOP का ऑर्डर क्या है, आयोडीन, फिर क्या है, ब्रोमीन, फिर क्या है, क्लोरीन, फिर क्या है, फ्लोरीन, ठीक है। और SRP का ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा हो जाए। ये चीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलता है। शैली पांडे सो मत बेटा, ठीक है, हाँ सर देख लिए बेटा, ठीक है, नई एक्टिंग हो रहा है अभी, ठीक है। फॉर हेलोजन्स, हेलोजन्स कौन कौन है, क्लोरीन है, सबसे पहले देखते हैं फ्लोरीन, कौन है बेटा, फ्लोरीन, ठीक है। फिर कौन है, क्लोरीन, फिर कौन है, ब्रोमीन, फिर कौन है, आयोडीन। यही लिया हमने सबसे पहले, यही लिया ना। अब इसमें सबसे पहले बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी का मैं ऑर्डर देख रहा हूँ, किसका ऑर्डर देख रहा हूँ, बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी का। देखो क्या होता है, कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान है, बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा, जाहिर सी बात है इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, आयोडीन की होगी, किसकी होगी, आयोडीन की। तो आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे क्या होगी बेटा, कम होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है। सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की होनी चाहिए। टिश्या सोमत ध्यान दे, लेकिन फ्लोरीन में ना लोन पेयर पहले ही बैठे, फ्लोरीन में क्या है बेटा, लोन पेयर बैठे हुए, और ये लोन पेयर ना आपस में ही खुद को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन है, क्या है, लोन पेयर रिपल्शन। इस वजह से बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी का नेट ऑर्डर होगा क्लोरीन गैस का सबसे ज्यादा, बोलो बात क्लियर है। फिर किसका होगा, ब्रोमीन गैस का, किसका होगा, ब्रोमीन गैस का, फिर किसका होगा, फ्लोरीन गैस का, और सबसे कम किसका होगा, आयोडीन का। समझ में आ रहा है। तो बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी को हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते समय बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आज ये ऑर्डर ध्यान रखना कि अगर मुझे बॉन्ड तोड़ना है तो सबसे ज्यादा मेहनत मुझे क्लोरीन में करनी पड़ेगी, फिर ब्रोमीन में, फिर फ्लोरीन में, फिर आयोडीन में। फ्लोरीन ने गद्दारी कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें पहले से ही गद्दारी करने के लिए लोन पेयर प्रेजेंट थे, इन लोन पेयर में पहले ही धक्का मुक्की था। बोलो बात क्लियर है। अगर मुझे इन दोनों को लड़ाना हो और इन दोनों में पहले ही पंगा चल रहा है, मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है तेरे को, एक बात बता रहा हूँ, किसी को बताएगी तो नहीं, तेरे बारे में वो क्या सोचती है, ठीक है। उसके बाद बोलेगी नहीं नहीं यार छोड़, तू जाके उसको बता देगी, नहीं 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 बहन नहीं बताऊंगी, प्लीज़ बताओ, फिर मैं बीचिंग कर दूंगा, आग लगाने का काम। कॉलोनी की दीदी, आपको पता है वो क्या बोल रही थी, बगल वाली भाभी 204 नंबर वाली, नहीं नहीं दीदी छोड़ो, रहने दो, मत सुनो आप, नहीं नहीं दीदी बताओ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन बता दो। ठीक है दीदी सुनो, पता है मैं एक दिन गई थी उनके घर में, अचानक शक्कर खत्म हो गया था, मैं बात कर रही थी तो आपका ना इतना सारा बुराई कर दी, ले फिर चालू। और कॉलोनी की आंटियों को लड़ने के लिए कोई वैलिड रीजन ना मिले तो बच्चों की लड़ाई हो गई तो वो लोग कूद जाते हैं, मेरे चिंटू को आपका पिंटू मार दिया,
नहीं होता है ना। तो अगर पहले से ही कुछ डिफरेंसेस हो तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा चिंगारी ही काफी है। तो फ्लोरीन में बॉन्ड तोड़ना बड़ा आसान है एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई तो आराम से टूट जाता है। एक लड़का मेरे समझाने के टाइम पे लिख रहा है, अगर उसका हाथ उसके बॉडी में चिपका हुआ रहना चाहता है तो वो अच्छे से यहाँ पर ध्यान देगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। और बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी के बाद मैं अगला ऑर्डर देख रहा हूं ईए का, ये यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी का ऑर्डर x2 के लिए देखा मैंने, ठीक है, क्लियर है ना, उन्हीं के लिए देखा। अब मुझे देखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए आएगा, ये x गैस के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है बताओ? क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन गैस की, ठीक है। फिर किसकी होती है? फ्लोरीन गैस की। फिर किसकी होती है? ब्रोमीन गैस की। फिर किसकी होती है? होती है ना? अरे यही ऑर्डर था ना, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। ईए का ऑर्डर यही बताया। ईए के बाद हम लोग अगला ऑर्डर देख रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी का। किसका बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किसके लिए आएगा? x माइनस के लिए आएगा। किसके लिए आएगा बेटा? x माइनस के लिए। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब रिलीज होने वाली एनर्जी। अगर उस आयन को पकड़ के अगर मैं पानी में घुलता हूं तो वो रिलीज होने वाली एनर्जी जो होगी वो होगी क्या बेटा? x माइनस। मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ये आप मान के चलना, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज के। जिसका साइज छोटू होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जो जितना छोटू होगा पानी पी के उतना ही मोटू हो जाता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? बोलो बात क्लियर है? ठीक है अंजलि ध्यान दे बेटा, ठीक है। चलो इधर देखो, तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी F माइनस गैस की सबसे ज्यादा, फिर Cl माइनस गैस की, फिर Br माइनस गैस की, फिर I माइनस गैस की। ये चीज समझ में आया सभी को? फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। क्योंकि फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा है, आयोडाइड का साइज ज्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज के। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उस कोई बात नहीं, ध्यान देना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले बोला, हैलोजन फैमिली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और वापस से वो सारी चीजें मेरे को बोलनी पड़ती है फिर कि ये सब जो है कंटेंट है, ठीक है, आसान आसान पढ़ने मेरे पास नहीं आया, फिर वही सब ज्ञान मेरे को हर क्लास में देना पड़ेगा। तुम भी बोर, मैं भी बोर, बोल बोल के, है कि नहीं? तो ध्यान दो थोड़ा सा। और आप मॉड्यूल निकालो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब भरा पड़ा हुआ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ही निकाल लो। ये जो ऑर्डर है ना, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट करके पूछा है, निकाल लो। इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में दिया होगा ना, तो पी ब्लॉक में दिया होगा प्रीवियस ईयर, देखो। अच्छा नीट 2016 में देखो HClO3, HClO4, HClO2, HClO, एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये सब है ना, ठीक है कि नहीं? तो ये सब कुछ आपके बुक में दिया हुआ है यार, ये सब किधर है? मिल जाएगा। कौन से पेज में? 57 पेज में। कहाँ पे बेटा? क्वेश्चन नंबर, अरे 19 तो मैं बताया हूं तुमको अभी, वो नहीं, ये वाला क्वेश्चन कहाँ है? ये मेरे ख्याल से लेटेस्ट में होगा वो। चलो जो भी है, वो लेटेस्ट हिट्स का क्वेश्चन है, 2021 तक के तो हैं। 22-23 वाले क्वेश्चन में आप लोग को और एड ऑन करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है फ्रंट वाले, उनका भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी तक का बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है मोर डोमिनेटिंग फैक्टर है। क्या है? मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, मोर डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक। तो बताओ एसआरपी, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा? मेनली कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रेशन एनर्जी। रिड्यूसिंग नेचर, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा? हाई होनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी हो गया, ये हो गया। हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो मोर डोमिनेटिंग फैक्टर है। क्या है? मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर नॉन मेटल की डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन होगा?
हाइड्रेशन एनर्जी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ओपी, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजर होगा बताओ, बताओ कौन होगा? फ्लोरीन, फिर कौन होगा? क्लोरीन, फिर कौन होगा? ब्रोमीन, फिर कौन होगा? आयोडीन। छापो जल्दी, इधर देखो, लिख लिया सभी ने? ठीक, फटाफट समझो, फटाफट देखो, देखो वापस से समझना। हेलोजन है आइसोलेटेड गैसियस एटम है, हेलोजन है आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसको मैं सबसे पहले हाफ बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी दूंगा तो एक्स गैस में बदलेगा, एक्स गैस को ईए रिलीज करने के बाद इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ईए रिलीज हो जाएगा, एक्स माइनस बनेगा, और एक्स माइनस को पानी में घोलूंगा, वाटर ऐड करूंगा तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होकर एक्स माइनस बनेगा। यानी अगर मुझसे बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी का ऑर्डर पूछेगा तो मैं किसके कोरेस्पॉन्डिंग बात करूंगा? x2 के, है ना। ईए के लिए बात करेगा तो मैं एक्स गैस के, और He की बात करेगा तो X माइनस गैस के लिए बात करूंगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी का हेलोजेंस के लिए ऑर्डर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। फ्लोरीन ने गद्दारी क्यों किया? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, फ्लोरीन, है ना, इन फ्लोरीन लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, अच्छा इसमें मैं डिटेल में आगे बात करूंगा केमिकल बॉन्डिंग में, अभी फिलहाल आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मैंने क्या बताया? Cl, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फ्लोरीन, और फिर उससे ज्यादा क्या होता है? क्लोरीन का, क्योंकि थर्ड पीरियड वालों का सेकंड पीरियड से ये क्या होता है? ज्यादा होता है पी ब्लॉक में। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है बताओ? हाइड्रेशन एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज के। साइज जितना कम हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। इनमें सबसे कम साइज होता है फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। और ये जो फैक्टर है ना, ये वाला जो हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर है, ये हमारा मोर डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है, ये हमारा मेन फैक्टर रहता है ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिसाइड करने का। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर डिसाइड करूं, सबसे ज्यादा कौन होगा? फ्लोरीन, फिर कौन होगा? क्लोरीन, फिर कौन होगा? ब्रोमीन, फिर कौन होगा? आयोडीन। सबको समझ में आया? अच्छा, एक फंडा यहां पर हम लोग समझते हैं। देखो, सपोज कोई X2 गैस है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ? X माइनस में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ? X माइनस में, एक्वस में कन्वर्ट हुआ सपोज। ठीक है, तो जीरो से माइनस क्या हो रहा है बताओ? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसका मतलब जो दूसरे को, खुद को कर रहा है रिड्यूस, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? X2 होगा। उल्टा अगर चलूं, अगर रिएक्शन में मानूं कि रिवर्सिबल हो, तो वापस से क्या होगा? X माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो X2 गैस बन जाएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलूंगा बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है किसका? X2 का, तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? X2। ठीक है, X माइनस खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? X माइनस। कौन होगा? X माइनस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए X2 का ऑर्डर देखूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए X माइनस का ऑर्डर देखूंगा। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? एक चीज ध्यान रखना, अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है। ठीक है, गुड अगर कोई हुआ तो उसका बैड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? द गुड द बैड वाली बात है। बोलो बात क्लियर है? कोई अगर गुड ऑक्सीडाइजर तो उसका जो बनने वाला है वो बैड रिड्यूसर होगा। कोई अगर गुड रिड्यूसर है तो उससे जो बन रहा है वो क्या होगा? बैड ऑक्सीडाइजर। कोई अगर बैड रिड्यूसर है तो उसका गुड ऑक्सीडाइजर। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2, यही है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर। तो ये गुड ऑक्सीडाइजर है, ये किस में टूटेगा? F माइनस। ये किस में टूटेगा? Cl माइनस। ये किस में टूटेगा? Br माइनस। ये किस में टूटेगा? I माइनस। बोलो टूटेगा? अरे यार, अगर ये लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लोग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो नीचे वाले इनसे जो बन रहे हैं वो क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ये लोग क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए हम किसकी बात करते हैं? आरपी की बात करते हैं, रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं। बोलो बात क्लियर है? अब ये बहुत अच्छा गुड ऑक्सीडाइजर है तो ये क्या होगा? बैड रिड्यूसर है।
गुड ऑक्सीडाइजर, तो ये बैड रिड्यूसर। ये क्या है बताओ, ये वाला क्या है, ये क्या है, बैड ऑक्सीडाइजर है, तो ये क्या होगा, गुड रिड्यूसर है। बोलो होगा नहीं होगा। तो यहां से यहां तक ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मेरे क्लास के मुंह फाड़ने वाले बच्चे जो सो रहे हैं वो भी ये बात को बता सकते हैं। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कसम भगवान गणेश की, इंक्रीज होगी। नहीं आ रहा बात समझ, यही से क्वेश्चन पूछेगा। इससे पहले का अब तक पूछ लिया, अब ये पूछ लेगा। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। बच्चे से पूछता है, माना ये सारी किसकी, कंसेप्ट नहीं पढ़ने की गलती है। ये तो बता तू है कौन, कहां से आया है, कहां को जाएगा, एनसीईआरटी पागल बनाएगा। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सब, उसको बोलना बस कर रहे, नखरे ना दिखा, ये सब पहले देख चुका। कहां, फ्लैश एकेडमी में। नहीं आ रहा बात समझ, ओनली एक्सक्लूसिव ऑन फ्लैश एकेडमी। समझ में आया सभी को, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, पक्की बात। ये सब कहां दिया है, एनसीईआरटी। किधर को दिया है, पी ब्लॉक। कौन से फैमिली में, हेलोजन फैमिली। नहीं आया समझ, चलो आगे बढ़ते। तो क्या यहां पर मैं हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, ओपी हो गया, आरपी लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस, और यहाँ पे जी हाँ I माइनस होगा। बोलो बात समझ में आया, डोरा द एक्सप्लोरर लिखो। बड़ी पागल बच्ची रहती ना, ठीक है। अब मैं ना एक ओवरऑल ट्रेंड आपको बता देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का अगर आपसे पूछे, बातें ना करो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये किसका सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन, फिर किसका होगा, क्लोरीन, फिर किसका होगा, O2, फिर किसका होगा, N2। O2 O डबल बॉन्ड O होता है और N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इस वजह से बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी बढ़ जाती है इनकी, और बॉन्ड डिसोशिएट एनर्जी बढ़ने की वजह से इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाता है, कम। अच्छा आप खुद सोचो, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रखा। ऑक्सीडेशन का मेन पिक्चर आपको लगता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन। बताओ, ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका कम हो गया। खुद ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ही क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन क्लोरीन के कंपैरिजन। समझ में आ रही बात ना? तो आप, मैं ऐसे ही पूछ लूं अगर कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनमें से कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजर होगा, कौन पहले ऑक्सीडाइज करेगा, बच्चा ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन टिक कर देता है। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं करना। ओवरऑल ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब ये हो गया। तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं काम की बात। नंबर फर्स्ट लिखेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसके पास क्या रास्ता है, हाई से और हाई तो नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी हाई है वो। तो हाई से कहाँ आएगा, लो में आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो वो कन्वर्ट होगा अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो खुद देखो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। हाई से किस में जा रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो हाई से लो में जा रहा है, तो खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस। और जो खुद को करेगा रिड्यूस, वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो मैं लिख सकता हूं, ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजर। क्यों? क्योंकि ये हाई से किस में जाते हैं, लो में जाते हैं। तो खुद को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस, तो दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज। ये लोग क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4 और साथ ही साथ HNO3 एक्सेट्रा। ठीक है, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7, फटाफट करना है। ये देखो ऐसा होता है, आगे कुछ लगा होता है, पीछे ऑक्सीजन लगा होता है, और यहाँ पर कोई भी नॉन मेटल या मेटल कुछ भी स्पीशीज हो सकता है।
तो इस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो ना, तो आगे वाले अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितने ऑक्सीजन उसको डबल करके उसको माइनस कर दो, ठीक है। 7 दूनी 14 में से 2 गया तो 12, 2 क्रोमियम का 12, 1 का कितना +6, बोलो क्लियर है। 4 दूनी 8 में से 2 गया तो 6, बोलो क्लियर है, समझ में आ रही बात। और यहाँ पर 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अपने हाई से किस में जाएंगे, लो में, खुद को क्या करेंगे रिड्यूस, तो दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज। इसलिए ये लोग हमेशा कैसे काम कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। काम की बात नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन, यानी खुद को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस। तो ये लोग कैसे काम करते हैं, ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसर। बोलो बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, EU+2, YB+2 एक्सेट्रा। और देखूं तो H2S, ठीक है, एक्सेट्रा। इनको देखो समझो, फ्लोरीन का -1 हायर, इसका -1 है, -1 से 0 तक जा सकता है फ्लोरीन, ठीक है, -1 से 0 यानी खुद को ऑक्सीडाइज करा, -1 से 0 बड़ा होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो -1 से +7 तक जा सकते हैं। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई में जाएंगे तो खुद को क्या करेंगे ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करेंगे रिड्यूस। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसीलिए तो यहाँ लिखा है, वो देखो थोड़ी देर पहले लिखा है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लिखा है नहीं लिखा, लिखा दिया ना, बोलो कनेक्ट हो रहा है चीज, ठीक है। अच्छा EU+2 मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी में लैंथेनॉइड के टाइम पे है ना, CETB है ना, इनका होता है +4, EUYB इनका क्या होता है +2, ठीक है। तो EUYB अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लो से कहाँ जाएंगे हाई, तो हाई में जाएंगे तो क्या करेंगे खुद को ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को करेंगे रिड्यूस। H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, -2, -2 से 0 में जा सकता है, +2, +4, +6 तक जा सकता है। अब अपने लो से हाई में जाएगा तो खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस। तो ये कैसे काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। काम की बात नंबर 3, मिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, इन अ कंपाउंड, ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजर एज वेल एज रिड्यूसर। ये ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर दोनों की तरह काम कर सकता है। हेलो, नमस्कार सर, मैं की ओर से वेदांत बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल होगा H2O2, क्या बेटा H2O2, O3, SO2, ये सब इनके मिड ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर यहाँ +4 में, +6 हाई में जा सकता है, +2 या -2 लो में भी जा सकता है। H2O2 में ऑक्सीजन -1 है, -2 भी जा सकता है, 0 भी जा सकता है, मतलब नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, मिड ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सब। क्लियर है। तो ये लोग कैसे काम करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर दोनों की तरह काम करते हैं। ये O3 है, ओजोन, बोलो क्लियर है, हाँ करो, समझ में आया। तो कोई अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडाइजर की तरह काम करेगा, कोई अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो रिड्यूसर की तरह काम करेगा, कोई अगर मिड ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर दोनों की तरह काम कर सकता है। पक्की बात, आखिरी सांस तक लड़ेंगे आज तो, क्यों? एक कहानी सुनाओ तुम लोग, कहानी सुनो। देखो ये कहानी है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी में हम लोग को पहले ये ढूंढना है कि ऑक्सीजन वाले कंपाउंड है कि नहीं। आप देख रहे होंगे इन सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन दिख रहा है, बोलो दिख रहा है, सब में ऑक्सीजन दिख रहा है ना। तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसमें अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछे तो मैं पहले ढूंढूंगा S ब्लॉक का है, SP ब्लॉक का है, या D ब्लॉक का है। अगर S और P ब्लॉक का है तो ऊपर से नीचे जाऊंगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी।
ठीक है। और अगर डी ब्लॉक का ऊपर से नीचे जाऊंगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला। बताओ एस एंड पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक, तो ऊपर से नीचे जाऊंगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू ये सॉरी टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और थर्मल स्टेबिलिटी अगर कम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है बेटा, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। क्या बेटा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये चीज समझ में आया। ठीक है, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, पी ब्लॉक है। ऊपर से नीचे जा रहा हूं, बोलो जा रहा हूं टॉप टू बॉटम, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। बोलो समझ में आया। CO2 ऑक्सीडाइजर है ही नहीं। अगर गलती से कुदरत ने ऐसा बनाया होता कि CO2 ऑक्सीडाइजर होता तो हमारा फेफड़ा वगैरह खत्म हो जाता। छोड़ते क्या है, CO2 छोड़ते छोड़ते यहाँ से जो पूरे अंदर नाली पाइप वाइप है सब ऑक्सीडाइज हो जाता। समझ रहे हो बात को। और मैंने आपको एक काम की लाइन बताई थी, लाइफ जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन लाइफ के ओरिजिन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन जो है हानिकारक है। क्लियर है, क्योंकि शुरू में देखो याद है आपको बिग बैंग थ्योरी के बाद जब क्या हुआ था बेटा, अर्थ धीरे धीरे ठंडा हो रहा था तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और यही सब मिल रहे थे। मिलर का एक्सपेरिमेंट वगैरह आपको पता है। तो ऑक्सीजन होने की वजह से लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो पा रहा था। ऑक्सीजन गायब हुआ फिर जाकर के लाइफ ओरिजिनेट हुआ, कोएजरवेट्स और ये सब कुछ कुछ हुआ आगे। फिर वापस से ऑक्सीजन आया कब, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी ने लाया था। इसी को बोले थे ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। समझ में आ रही बात। अगर गलती से भी CO2 क्या होता, ऑक्सीडाइजर होता तो पूरा गड़बड़ हो जाता। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, PbO2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर है। आपने PbO2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत सारा देखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीडाइजिंग नेचर करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, PbO2 ले लेते हैं या Pb+4 मीडियम ले लिया जाता है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अरे हूँ हाँ करो। ठीक है, चलो देखो करोड़ मोल वाला क्या डी ब्लॉक है, एस और पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक। टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, क्या जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आवाज अगर नहीं है छुट्टी नहीं मिलेगा। Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो OP कम होगी। मन तक रे, बोले यही है। टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो OP नहीं आ रहा समझ, बोलो बात क्लियर है। और इनमें बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, बातें ना करें, प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के बेसिस पे ये 5th और 6th वाले में ऑक्सीडाइजिंग पावर डिसाइड की जाती है। क्या डिसाइड की जाती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजर HNO3 है, फिर H2SO4 है, फिर H3PO4 है, इसको याद रखना। फिर KMNO4, फिर K2Cr2O7, फिर K3VO4, है ना, यही पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, KMNO4 एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल और एल्केलाइन मीडियम दोनों में ऑक्सीडाइजर, मतलब पावरफुल है। K2Cr2O7 पढ़ते हैं उसके बाद, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजर, मतलब उससे वीक हो गया। और K3VO4 तो पढ़ते ही नहीं, मतलब वो ऑक्सीडाइजर है ही नहीं। बोलो बात समझ में आ रहा है। ये तीनों डाटा डायरेक्ट MTR है, ये दोनों। ठीक है, MTR मतलब मुझे तो रखना है। बोलो बात समझ में आ रहा है, पक्की बात है। ये किसकी बात हो गई बेटा, है ना, ये किसकी बात हो गई, ऑक्सीडाइज कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये किसकी बात हो गई, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात हो गई। अब हम लोग देखने जा रहे हैं जिनमें हाइड्रोजन हो उनमें क्या होगा। वाह सर, कितना मस्त चीज बता रहे हो आप, ये तो मेरे को जानना ही था। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर, वाह मजा आ गया आज तो। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कौन, जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या बात कर रहा मास्टर, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड जो है, सांप बिच्छू का आवाज ना निकाले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा थर्मल स्टेबिलिटी। और थर्मल स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, सेलेन,
जर्मेन, स्टेनेन, और इसको क्या बोलते हैं, लेड को बोलते हैं प्लम्बेगो, प्लम्बेन, ये इनका नाम होता है। ठीक है, मेथेन के बेसिस पे इनका नाम रखा गया। ठीक, दूसरा देखते हैं LIH, ली, ना, की, रब, से। ठीक है, इनमें हम लोग रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछ रहे हैं। ठीक है, चल, क्या मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं? साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो रिड्यूसिंग पावर RP क्या होगा, बढ़ेगा। तो CH4 ना रिड्यूसिंग पावर नहीं रखता। अच्छा रिड्यूसर कौन है? PbH4। आपको एक काम की बात यहाँ मिल गई है बॉस, कि वो जिनमें लेड का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, उन लोग तो खतरनाक होते हैं, काम के हैं वो। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पे भी लेड विनर था, इधर पे भी देखो PbO2 विनर था, है कि नहीं? तो जहाँ लेड से रिलेटेड बातें आएंगी ना मेटल में, तो उनके कैटालिटिक प्रॉपर्टी या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये थोड़ा ध्यान रखना है हल्का सा। ठीक, चलो, बाकी कोई टफ चीज़ नहीं है, फंडा आपके पास है। क्या मैं S और P ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ जिससे साइज बढ़ रहा है? यस सर, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर मैं और पढ़ा दूंगा। यस सर, ठीक है, साइज अगर बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो RP क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहे हैं क्योंकि हाइड्राइड से रिड्यूसिंग पावर लगातार बढ़ेगा। तो सीजियम हाइड्राइड बहुत अच्छा रिड्यूसर है एज कंपेयर टू लिथियम हाइड्राइड। क्या नहीं आया समझ में? पक्का समझ में आया? पक्की बात है। और इतना सब जो पढ़ा है ये सब कहाँ कहाँ दिया है? P ब्लॉक में, S ब्लॉक में और D ब्लॉक में। ये वाला S ब्लॉक में मिल जाएगा, ये P ब्लॉक में मिल जाएगा। ये वाला तो इंटेक्स क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है, कौन सा? ये वाला। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये सब S ब्लॉक P ब्लॉक जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर है? पक्का समझ में आया? अच्छे से आया? ठीक है, पूरा हटा दूँ कि PDF चाहिए? लिखे नहीं थे क्या तुम? ठीक है, अच्छा सुनो, NCERT को घर जा कर के कल जो जो पार्ट मैंने बताया ना, इनका आर्टिकल बना हुआ होगा, उसको पढ़ लेना। ठीक है, हर चैप्टर में S ब्लॉक उठाना, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, P ब्लॉक उठाना, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, हर फैमिली में दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे अपन लोग, पढ़ लेंगे। क्लियर है कि मैं NCERT बता दूं यहाँ? राजनंदनी बोल रहे तो और पाव पारा थो गुरुजी, जाने दो। कच्चा है बेरपान, सूखा है डारा, जल्दी जल्दी विदा करो, जाबो अपन पारा। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री की क्लास। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।